नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख और इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को भेजा नोटिस। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने उदयपुर कांड को बढ़ावा देने या इसे उचित ठहराने वाली सामग्री को तुरंत हटाने के दिए आदेश। बीजेपी में शामिल होंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस छोड़कर बनाई नई पार्टी का भी बीजेपी में करेंगे विलय। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी पूछताछ। अब 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए सत्येंद्र जैन के 2 सहयोगी। कोर्ट ने दिया आदेश। शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 111 अंक टूटकर 52,908 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 28 अंक गिरकर 15,752 के स्तर पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नुपुर को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। नुपुर के साथ साथ बीजेपी और दिल्ली पुलिस को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही बात होगी ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर सवालों में घिरी दिल्ली पुलिस की। साथ ही आपको बताएंगे देश में खराब होते माहौल को लेकर क्या बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, और बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में आए नए मोड़ की। इसके अलावा और भी कई खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। दुनिया के कई मुस्लिम देशों के सामने भारत को शर्मिंदा होना पड़ा। मुस्लिम राष्ट्र आज भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर नुपुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। नुपुर के साथ साथ देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। क्या कहा है कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान ने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया। इतना ही नहीं, उदयपुर में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र और कोलकाता में मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन नुपुर पेश नहीं हुई। इतना ही नहीं, लंबे समय से नुपुर गायब चल रही थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं जब नुपुर को कई समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुई तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ना तय था। ऐसे में नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अर्जी लगाई कि उनके ऊपर दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगी है। पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा उन्हें ये बयान देने की जरूरत ही क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा नुपुर का बयान ही उदयपुर घटना के लिए जिम्मेदार है और इन सब के लिए टीवी पर जाकर नुपुर को माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने नुपुर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा पूरे देश के लिए खतरा है। वहीं प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई। यानी साफ है कि नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट जाना भारी पड़ गया और कोर्ट ने उनके विवादित बयान को गलत ठहराते हुए उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया और पूरे देश से माफी मांगने के आदेश दिए। ऐसे में अब देखना होगा नुपुर कब देश से माफी मांगेंगी। देश की सर्वोच्च अदालत के इस तल्ख तेवर के बाद नुपुर शर्मा फिर से खबरों में आ गई हैं और अब एक बार फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखना होगा कि कोर्ट की सख्ती के बाद नुपुर गिरफ्तार होती हैं या नहीं। वहीं दिल्ली पुलिस की एक और मामले में जमकर फजीयत हो रही है। वो मामला ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से कई सवाल किए और अब इन सवालों पर पुलिस फंसती नजर आ रही है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस से 14 दिन में जवाब देने को कहा है। देखिए ये खबर। आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस पर गाज गिरी है। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली लगातार सवालों के घेरे में है। पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो एक खास राजनीतिक दल के इशारे पर काम कर रही है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर जुबैर की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाले मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिस मामले पर शिकायत दर्ज की गई है वो मामला 2018 का है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई की है उस पर जुबैर के वकील ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस के उस एक्शन पर भी जवाब मांगा गया जिसमें जुबैर को बेंगलुरु ले जाने का मामला भी शामिल है। जुबैर के वकील ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पब्लिक का पैसा बेकार करने का क्या मतलब है, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है।
जुबैर के वकील ने कोर्ट से कहा कि हम पुलिस रिमांड का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 28 जून को मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया था। इसके बाद कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया था, जो कल खत्म हो रही है। आज जुबैर के वकील ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अरनेश कुमार के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस केस में अरनेश कुमार के फैसले का पालन नहीं किया गया है और अगर कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा तो लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होगा। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद जुबैर को गिरफ्तार करके देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अजय नरवाल के बुराड़ी स्थित आवास पर पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने इस साल जून में एक ट्विटर हैंडल से शिकायत मिलने के बाद जुबैर के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी की है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जुबैर ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के इरादे से एक संदिग्ध तस्वीर ट्वीट की थी, जिस ट्वीट के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई थी। अब वो ट्विटर हैंडल भी सोशल मीडिया से गायब है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में 14 दिन में कोर्ट को अपना जवाब देगी। अब अपने बचाव में दिल्ली पुलिस क्या तर्क देती है, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। लेकिन अभी तक तो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई एक तरफा दिखाई दे रही है। एक और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जगह उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, तो जुबैर को जिस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, गिरफ्तारी उसकी जगह किसी और मामले में हो जाती है। बीजेपी सरकार के दौर में इस तरह की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। तो क्या बोले राहुल गांधी, देखिए ये रिपोर्ट। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के साथ ही देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस साल तो कई राज्यों में धार्मिक टकराव की घटनाएं हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी और दिल्ली में 2 समुदाय आमने सामने आ गए। हालात नियंत्रित करने में पुलिस को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। इसे लेकर केरल के 3 दिवसीय दौरे पर वायनाड पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस बीजेपी इस देश में माहौल को खराब कर रही है। देश इस वक्त सांप्रदायिक टकराव से जूझ रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को जोड़ने का काम करती है, जबकि आरएसएस और बीजेपी देश के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। राहुल ने कहा कि जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, वो देशवासियों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। राहुल गांधी जहां शांति की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रही है। इसका नजारा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है उद्धव ठाकरे की सरकार इसलिए गिरा दी गई क्योंकि वो हिंदुत्व के रास्ते पर नहीं चल रही थी। राहुल गांधी का आरोप है कि संघ और बीजेपी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है। सत्ता जैसे भी मिले, चाहे विवादित बयानों के सहारे, धार्मिक विभाजन कराकर या फिर किसी सरकार में सेंधमारी कर उसे गिराकर। विपक्ष की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस का सहारा लेती है और इस ऑपरेशन लोटस का ताजा शिकार बनी है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार। एनडीए गठबंधन के हाथ से सत्ता तो चली ही गई, अब उसके नेताओं की मुसीबत भी बढ़ने लगी है। तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे 4 जुलाई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। इससे पहले 3 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चुनाव कराया जाएगा। स्पीकर पद के लिए बीजेपी के राहुल नार्वेकर ने नामांकन कर दिया है। विधानसभा की जो स्थिति है, उसमें नार्वेकर का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने उन 16 विधायकों के मामले में सुनवाई से अभी इनकार कर दिया है, जिन्हें डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। तब तक किसी विधायक को अयोग्य नहीं दिया जाएगा, यानी सभी विधायक वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। ऐसे में स्पीकर का चुनाव हो या फिर अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे को ज्यादा परेशानी आती नहीं दिख रही है। एकनाथ शिंदे भले ही खुद को शिवसेना का नेता बता रहे हो, लेकिन शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में सत्ता का खेल खेला गया है, उससे लोकतंत्र का मजाक बना है। मतदाताओं को अधिकार होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पर उन लोगों को वापस बुला सकें जिन्हें वोट दिया है। मुझे सीएम की कुर्सी जाने का दुख नहीं है। अगर बीजेपी हमारे साथ आती तो कम से कम 2.5 साल तक तो उसका मुख्यमंत्री रहता, लेकिन अब उन्हें क्या मिल गया है? अगर अमित शाह ने मुझसे किया अपना वादा पूरा किया होता तो अब महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होता। बीजेपी के हाथ से सीएम पद एक बार फिर खिसक गया, लेकिन पार्टी अब विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ गई है। केंद्र की एजेंसियां महाविकास आघाड़ी के नेताओं की घेराबंदी में जुटी हैं। एमबीए की सबसे मजबूत कड़ी शरद पवार को आईटी की ओर से नोटिस भेजा गया है।
नोटिस में पवार ने 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ 2020 के राज्यसभा चुनाव से जुड़े हलफनामे के बारे में जवाब देने को कहा गया है। पवार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि उनके पास लव लेटर आया है। दूसरी ओर शिवसेना सांसद संजय राउत से ईडी की पूछताछ भी शुरू हो गई है। राउत से 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चाल भूमि घोटाले के मामले में पूछताछ हो रही है। साफ है, बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में आने के साथ ही अब अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में जुट गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे 4 जुलाई को विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। लेकिन अब देश का ध्यान महाराष्ट्र की जगह उन राज्यों की ओर है जहां चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश भी है। बीजेपी हिमाचल में कमल को बरकरार रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस पंजा मारने की जुगत में है। हिमाचल प्रदेश का सियासी इतिहास बताता है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। इस साल कांग्रेस के पास सत्ता पर काबिज होकर इतिहास को दोहराने का मौका है। इसीलिए पार्टी लगातार पहाड़ी राज्य पर पंजा मारने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुँचने के लिए उसे मजबूत टीम की जरूरत है, जिसके लिए वो नेताओं की फौज खड़ी कर रही है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक और जंबो कार्यकारिणी खड़ी कर दी है। हिमाचल कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट के नेताओं को तरजीह दी गई। हालांकि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के करीबी कुछ नेताओं को भी कार्यकारिणी में जगह दी गई। हिमाचल में सत्ता पर काबिज होने के लिए हाईकमान ने कांग्रेस नेताओं को एकजुट होकर चुनाव मैदान में जुटने के फरमान जारी किए हैं। हाईकमान ने 6 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव, 3 कार्यकारी अध्यक्ष, 1 जिला अध्यक्ष और 42 सचिव बनाए हैं। जम्मू कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा, सोहनलाल ठाकुर, अरुण शर्मा, सुनील शर्मा बिट्टू समेत कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस जम्मू कार्यकारिणी का गठन कर जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि जब तक कार्यकर्ता मजबूत नहीं होगा तब तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस अब अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर रही है। हाथ की ये बढ़ती ताकत बीजेपी को चुनाव के वक्त चिंता में भी डाल सकती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी। हिमाचल में कांग्रेस की तैयारी क्या बीजेपी पर पड़ेगी भारी, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इधर AIMIM के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद हैं। बिहार में आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी खुशी से झूम रहे हैं। वहीं इसी मजबूती के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दे डाली है। बिहार में भले ही बीजेपी जेडीयू से ज्यादा ताकतवर हो गई हो, लेकिन अकेले दम पर सत्ता में आना उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। पार्टी हमेशा नीतीश को अपनी बैसाखी बनाकर सत्ता का सफर तय करती आई है। अब इसे राजनीतिक गलियारों में मजबूरी भी कहते हैं और कमजोरी भी। पार्टी की इसी स्थिति को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में दम है तो वो अकेले दम पर चुनाव लड़कर दिखाए। दरअसल तेजस्वी ने ये चेतावनी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद दी है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के लिए शुभ संकेत है कि विपक्ष में रहते हुए भी दूसरे दल के विधायक हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास आधार नहीं है। वो जहां उपचुनाव और 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद वोट प्रतिशत में भी हम एनडीए से आगे निकल गए हैं। करीब 15,000 वोट से हम आगे हैं। सीमांचल में भी हम मजबूत हुए हैं। हम जल्द ही वहां का दौरा करेंगे, आरजेडी को मजबूत करेंगे। अब तेजस्वी यादव जोरदार हुंकार भर रहे हैं और ऐसा करना भी लाजमी है, क्योंकि बिहार में आरजेडी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि बीजेपी के पास जाने से नेता कतरा रहे हैं। यहाँ तक कि जेडीयू के नेता भी इशारों ही इशारों में बीजेपी को घेरते नजर आते हैं। पिछले दिनों तो नीतीश की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। हालांकि उन्होंने खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा, मगर इस बात से हर कोई वाकिफ है कि जेडीयू और बीजेपी में मनमुटाव गहराता जा रहा है, जो सत्ता के लिए संकट साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात जीएसटी के 5 सालों की। देश में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू हुए आज पूरे 5 साल हो गए। एक देश एक टैक्स के नाम पर लाया गया जीएसटी अब उसकी मुसीबत बन गया है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होने की जगह पटरी से उतर चुकी है। देश की जीडीपी तो गिर ही रही है, साथ ही इस दौरान कई कंपनियां भी बंद हो गई हैं और ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। 5 साल पहले 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू कर दी गई थी। मोदी सरकार का दावा था कि एक टैक्स व्यवस्था होने का फायदा
देश को मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लेकिन जीएसटी को इतना पेचीदा बना दिया गया कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आने की जगह ये तेजी से लुढ़कने लगी। हालांकि अपने इस फैसले को लेकर मोदी सरकार अक्सर ही विपक्ष के निशाने पर रही है और अब कांग्रेस की तरफ से कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसने मोदी सरकार के इस फैसले के तहत नुकसानों को दर्शाया है। दरअसल यूथ कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो ट्वीट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 5 सालों में 5,506 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई हैं। 2016-17 में 12,808, 2017-18 में 2,36,262, 2018 और 19 में 1,43,233, 2019 और 20 में 70,972, 2020-21 में 14,674 और 2021-22 नवंबर तक 22,557। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस के असली साधारण टैक्स को बीजेपी ने गब्बर सिंह टैक्स में बदल दिया। 1826 दिनों में 6 दरें, 1000 बदलाव। आराम ये व्यापार करने के लिए एक बुरा सपना है, खासकर एमएसएमई के लिए। कांग्रेस जीएसटी 2.0 के साथ व्यापार और नौकरियों को पुनर्जीवित करेगी। एकल कम दर राज्यों के साथ उचित रूप से साझा करेगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही सरकार के इस फैसले से क्या नुकसान हुआ है ये भी बता दिया है। यानी सरकार के सभी दावों की पोल खुल चुकी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।